हेलो दोस्तों। एक बार फिर मैं अभय कुमार आपके साथ हाजिर हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के वे ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू कर रहा हूं। और मेरी कोशिश ये है कि जो ह्यूमन राइट्स का सवाल है, खासकर जो वंचित तबके का जो सवाल है, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस का सवाल है, उसको केंद्र में रखा जाए, उसको सेंटर ऑफ डिबेट बनाया जाए। और इस वजह से मैं आप लोगों के सामने एक न एक बड़ी शख्सियत को एक न एक बड़ी शख्सियत को मैं यहाँ पे बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज इस कड़ी में मैंने मीना कोतवाल जी को अभी आमंत्रित किया है, उनको दावत दी है आप लोगों के बिहाफ पे। मीना जी उनके बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मीना कोतवाल जी का संबंध जो है वो राजस्थान से है। और वो बहुत ही एक साधारण परिवार से, आप कहिए कि बहुत ही जो आम 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 जिसको बोलते हैं वंचित तबके से इनका संबंध है। और मुझे ये भी जानकर हैरानी हुई कि इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई अपनी पूरी की। खुद एक स्त्री हैं, उनको कितनी बाधाएं और मुश्किलें उनको रास्ते में झेलने पड़े होंगे या पड़ रहे हैं, ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इनकी माता जी अभी भी मजदूरी करती हैं। और इससे आपको पता चल सकता है कि वंचित तबके में पैदा होने वाली कोई बेटी जिसकी मां मजदूरी करती हो, वो अपना सफर जो है, तालीमी सफर है, वो लखनऊ के अंबेडकर यूनिवर्सिटी से होते हुए जामिया और फिर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन तक आती हैं। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा न्यूज चैनल, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल न्यूज चैनल, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी में एक बहुत ही जानी मानी मतलब पत्रकार के तौर पे उन्होंने वहां पे काम किया। उसके बाद वहां पे कुछ तल्ख अनुभव उनको हुए और उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। और एक जमाने में जब बीबीसी में उनके साथ जब अच्छा सलूक नहीं किया, उनके साथ भेदभाव किया, तो एक राष्ट्रीय खबर ये जो घटना थी वो बनी। तो आज जो मीना जी हैं वो एक बहुत बड़ा एक पत्रकार के तौर पे अभी जानी जाती हैं। हालांकि इनकी उम्र मेरे से भी काफी कम है और इनकी और हमारे बीच में एक दोस्ती की वजह ये भी है कि जिस संस्था से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, वहां से मैंने भी पढ़ाई की थी। मैं इनसे 7 साल पहले उसी कोर्स को पूरा किया जिसको इन्होंने 7 साल बाद पूरा किया। मैं भी किसी मेन स्ट्रीम पत्रकार अखबार में काम करता था। बाद में मैं पढ़ाई के लिए मैं बाहर आया और जब बाहर आया तो बाहर ही रह गया। तो मीना जी भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ काम की, लेकिन वहां पर भी जो एक वंचित तबके में पैदा होने की वजह से जो कल्चरल कैपिटल जो होता है, जो जात पात के नाम पे जो आपको सहूलियत मिलती है, वो उनके साथ नहीं था। तो कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव किया गया। लेकिन आज जो सवाल है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स से मुतालिक है। और मैं बात की शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि 10 दिसंबर के रोज, जिस दिन ह्यूमन राइट्स डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा था और दुनिया में इस पे चर्चा हो रही थी इस सारे सवालों पे, वहां उसी देश में, भारत में, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां पे दलितों के साथ जो था वो उनके साथ छेड़छाड़, उनके साथ हत्या, उनके साथ भेदभाव, ये घटना रुकी नहीं। और 10 दिसंबर को मीना जी ने जो कि theshudra.com एक न्यूज पोर्टल है, उसको भी ये एडिट करती हैं, उसको भी चलाती हैं, उस पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। और उस आर्टिकल की कुछ पंक्तियों को मैं पढ़ना चाहता हूं, फिर उसके बाद मीना जी अपनी बात रखेंगी कि मध्य प्रदेश में दलित हत्या सिर्फ खाना छू देने के कारण कर दी गई,
यह वही देश और समाज है जो गौमूत्र पूरी श्रद्धा के साथ पीता है, गाय की पूजा करता है कि लेकिन दलित को छूना भी पसंद नहीं करता है। तो देखिए, जिस देश में एक लोकतांत्रिक संविधान है, जिस देश में वोट देने वाले लोग इतनी तादाद में जितने यूरोप में भी उसकी पूरी आबादी नहीं, उस देश में आज भी मध्य प्रदेश में दलित ने खाना छू दिया या दलित से स्पर्श हो गया तो उसको मार डाला गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर कितना बड़ा सवाल है। जो इदारे ह्यूमन राइट्स के नाम पर चल रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल है, भारत के लोकतंत्र के ऊपर भी सवाल है। और इसलिए मीना जी से बेहतर कौन इस बात को रखेगा, जो खुद वंचित समाज से आती हैं, खुद महिला हैं और इन्होंने हर मोड़ पे इन्होंने भेदभाव झेले हैं, लेकिन वो डट के मुकाबला कर रही हैं। तो मैं आपसे अब यही सवाल पूछना चाहूंगा कि 10 दिसंबर को दुनिया ह्यूमन राइट्स डे मना रही थी और हमारे देश में दलित समाज के साथ भेदभाव हो रहा था, उनको जान से मार दिया गया था। तो ये कब रुकेगा? क्या कर सकते हैं हम लोग? कितनी दुखद बात है। जी मीना जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी अभय जी कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए, और जो मेरे बारे में इतनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितने भी अभी हो रहे हैं, मैं अभी एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि कितना जो दलितों के साथ आज भी होता आ रहा है, और जो हमारा टॉपिक भी है कि जेंडर, महिला और मानवाधिकार। तो मानवाधिकार जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं संविधान की वजह से, वो हम सबको एक जैसे मिले हैं। जब ये अधिकार मिले थे तब बाबा साहेब ने ये नहीं सोचा था कि एक दलित के लिए जो है इसमें ये होना चाहिए, या एक सवर्ण के लिए अलग कुछ होना चाहिए, महिला के लिए अलग। उन्होंने जब मौलिक अधिकार बनाए थे तो उन्होंने एक आम इंसान को नजर में रखते हुए बनाए थे कि सबको ये अधिकार मिलने चाहिए, वो चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जो है जेंडर का हो। लेकिन जब हम आज के टाइम हम जी रहे हैं तो वो सब अलग अलग हो जाते हैं। एक सवर्ण को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो एक दलित को नहीं मिल रही हैं, जो एक पुरुष को मिल रही हैं वो एक महिला को नहीं मिल रही हैं। तो ये जो अधिकार हैं ये अपने आप में ही अलग हो जा रहे हैं, कहीं जेंडर के बेस पे, कहीं धर्म के बेस पर, कहीं पर जो है कास्ट के बेस पर। तो ये बहुत ही दुखद है हमारे लिए कि हम जब आज़ादी के 70 साल गुजार चुके हैं तो हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं कि उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। और उसका कारण क्या है? सिर्फ जेंडर है, और उसका कारण है धर्म है, उसका कारण है कास्ट है। कास्ट के नाम पर आपको मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है। और धर्म के नाम पर मैंने जैसे जो आप अभी आर्टिकल की बात कर रहे थे 10 दिसंबर को जो मैंने अभी आर्टिकल लिखा था, उस पर मैंने उसको थोड़ा सा एक पोएम के रूप में भी लिखने की कोशिश की थी। तो उसमें भी मैंने लिखा था कि अगर कोई मुस्लिम जो है टोपी रख लेता है, दाढ़ी रख लेता है, उसके नाम पर उसको लिंच कर दिया जाता है। वो जय श्री राम नहीं बोल रहा है तो उसको लिंच कर दिया जाता है। और कोई दलित है तो वो किसी भी जो मांस है, मांस के नाम पर उसको गाय का मांस नाम दे देते हैं और उसके ऊपर लिंच कर दिया जाता है। घोड़ी पे बैठ जाता है तो उसके लिए उसको मार दिया जाता है, मूंछ रख लेता है तो उसके लिए उसको मार दिया जाता है। तो हम कौन से देश में रह रहे हैं? आज हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम कौन से देश के जो है हमारे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो जो गर्व करने की बात कहते हैं, हमारे देश पर गर्व करने की बात कहते हैं, तो अगर हम इन मुद्दों पर बात करें तो आपको गर्व नहीं, आपका सर झुक जाएगा। हम उस देश में रह रहे हैं जहां आज भी जो है हम समानता की बात करते हैं, अधिकार हमारे हैं कि समानता की बात करते हैं, लेकिन समान कौन है? किन लोगों की समानता की हम बात कर रहे हैं? किन लोगों की हम बात कर रहे हैं? किसके समानता की? किसी भी आप मीडिया में चाहे कहीं भी आप चले जाइए। मैं अभी जैसे यूथ की आवाज के लिए भी अभी मैं जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे ट्वीट चैट चल रहा था, तो हम लोग वहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो वहाँ पे भी यही सारी चीजें हो रही थी। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या समानता सिर्फ सवर्णों को मिली हुई है? क्या समानता सिर्फ जो सवर्ण हिंदू हैं? हिंदू तो मतलब दलित तो हिंदू को कहना ही एक बेईमानी होगी। तो जो सवर्ण हिंदू है, क्या हम उनकी समानता की बात करते हैं? क्या उनके अलावा हमारे देश में कोई और नहीं है? तो हम किन की बात कर रहे हैं? आपका म्यूट है अभय जी, आपको अनम्यूट करना होगा। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं जी कि हर साल
दलित एट्रोसिटीज से रिलेटेड रिपोर्ट भी आती है। बिल्कुल। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी भी आई है, मुझे याद है 2-3 साल पहले एक सर्वे आया था और उसमें कहा गया था कि अनटचेबिलिटी जो है वो भारत के तकरीबन 20 से 25% जो लोग हैं वो लोग भी उसको, मतलब उस सर्वे में उन्होंने बताया कि हाँ हम अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 70 सालों के लेकिन ढिढोरा ये पीटा जा रहा है जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं कि हमने सबको बराबरी दे दी, हमने सबको अधिकार दे दिए। लेकिन जमीन पे देखिए, आपने आपके ही आर्टिकल से मैं हवाला दे के कह रहा हूं कि महिलाओं के ऊपर जो हमले हैं, दलित महिलाओं के ऊपर भी, ये भी रुक नहीं रहा है। और आप ही के लेख से मैं इसको कोट कर रहा हूं, आपने लिखा है कि इस देश में हर रोज 10 दलित महिलाओं का रेप हो रहा है। 2019 में 3500 दलित महिलाओं का रेप हुआ। तो ये मायूसी हमारे दिलों में बैठ जाती है। हम अपनी तरफ से सोशल मीडिया है जो भी एक्टिविज्म जो है हम वो करते हैं, लेकिन चीजें बदल क्यों नहीं रही है? यही यही तो जानने की वजह जो है हम लोगों को नहीं मिल रही कि चीजें क्यों नहीं बदल रही है। जब हमारा समाज कहता है कि कास्टिज्म है नहीं, हमारा समाज कहता है कि हम लोग बहुत लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, हमारा समाज हमें कहता है कि हम जो है जो एक तबके ने है जो है कास्टिज्म खत्म कर दिया है, एक तबके ने जो है इस चीज को खत्म कर दिया, वो लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, मॉडर्न अपने आप को कहते हैं। तो कहाँ से क्यों जो है इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं? क्या वजह है कि आज भी जो है एक दलित को, एक छोटा बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसको अलग से बिठाया जाता है सिर्फ उसके कास्ट के नाम पे, उसको अलग से खाना दिया जाता है सिर्फ उसकी कास्ट के नाम से, उसको धर्म की वजह से अलग बिठाया जाता है? क्या वजह? क्या वो बच्चा अभी समझ पाया है? क्या वो अभी जो शुरुआत कर रहा है पढ़ाई की, समाज को समझने की, अपने आसपास की चीजों को समझने की, शिक्षा की शुरुआत कर रहा है पाने की, उसको सबसे पहले जो उसके दिमाग में डाला जाता है जाति, कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। जबकि हमारे जो एक समाज है, जो सभ्य समाज जो कहते हैं कि सो कॉल्ड हमारा जो सभ्य समाज है, वहां पे ये सारी बातें होनी नहीं चाहिए। आपको शिक्षा की तरफ ले जाना चाहिए, लेकिन हम जो है उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पे जाति जो है चरमों पे था। तो आज कहाँ पे है जो जो जाति की बात करते हैं कि जो ये सब खत्म हो गया, वो चीज कहाँ है? अभी जैसे एनसीआरबी की एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, वो 2017 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो है डेली 123 दलितों का उत्पीड़न किया जाता है। यानी हर घंटे में हम माने तो 5 से 6 दलितों का जो है उत्पीड़न होता है। और ये तो वो रिपोर्ट है जो क्या कहते हैं, जिनको फाइल किया जाता है, जो नजरों में आ पाती है, जो पुलिस तक पहुंचती है। उनके अलावा कितने लोग हैं जो पहुंच ही नहीं पाते, और उनके अलावा जो ये जान भी नहीं पाते कि हमारे साथ जो है कास्टिज्म हो रहा है, हमारे साथ जो है एक जाति के वजह से जो है कितना कुछ गलत हो रहा है। अभी जब चुनाव कवर कर रही थी, या उसके बाद भी जब मैं रिपोर्ट कर रही थी, बिहार की ही मैं बात कर रही हूँ, तो बिहार तो अपने आप में इतनी, यहाँ पे जो है इतनी सारी कास्ट हैं, इतनी सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव मानी जाती हैं। यहाँ तो हर किसी के जो आप कहेंगे कि हर किसी में जो है पॉलिटिक्स बसी हुई है, यहाँ बच्चे बच्चे को पॉलिटिक्स पता है। तो यहाँ जब मैं यहाँ के जो डोम समाज और मूसर समाज के लोगों से मिलती हूँ, तो उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ जो जाति की वजह से ऐसा हो रहा है, उन लोगों ने अपनी जो है नियति इस चीज को मान लिया है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो ये हमारी नियति है, ये समाज का एक हिस्सा है। लेकिन इस हिस्से को खत्म कब किया जाएगा? इस हिस्से को खत्म करने के लिए कौन आगे आएंगे? क्या ये जो जिनकी मैंने अभी इन पे रिपोर्ट की, तो क्या 70 साल बाद भी इनको जो है इंसाफ मिलने के अधिकारी नहीं है? क्या इनकी बात नहीं होनी चाहिए? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में, या हम जैसे लोग भी हैं, क्या इनकी बात नहीं करनी चाहिए? क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि इन लोगों की बात ही नहीं हो रही, इन लोगों के मुद्दे अब शुरू किए जा रहे हैं? क्यों हमें जरूरत पड़ रही है? अगर मैं अपनी ही बात करूं, और जैसे हम दलितों की बात करते हैं तो हम लिखते हैं महिला के लिए हो गया, या दलित के लिए लिखा जाता है कि पहला दलित ऐसा है, पहली महिला ऐसी है। तो ये पहला जो शब्द है ये कब खत्म होगा? हम 70 साल आगे आ चुके हैं। आजादी से पहले का तो मैं मान ही नहीं रही हूँ, आजादी के बाद अगर हम माने तो हम अब कब खत्म होगा ये पहला पहला जो अक्षर हम लगाते हैं? क्यों एक पुरुष के लिए नहीं लिखा जाता है? पुरुष तो शुरुआत से करता आ रहा है, सवर्णों के लिए नहीं लिखा आता है। जहां इनको जरूरत है कि पहली महिला ने है आज ये किया, पहले दलित ने जो है ये किया। अभी मैं एक पढ़ रही थी, आदिवासी कोई बच्ची थी जो ग्रेजुएशन तक पहुंची, पहली ग्रेजुएशन तक अपने यहाँ से पहुंची है। तो हम ये पहला कब खत्म करेंगे? क्योंकि हमें जो ये अधिकार अभी तक मिले ही नहीं, हम जो मौलिक अधिकार हमारे हैं वो अभी तक सब तक पहुंचे ही नहीं है।
एक आम इंसान को उसके अधिकार ही नहीं पता है। आम इंसान को, जो आम इंसान, मैं उनको कह रही हूँ जो जिनके साथ कास्टिज्म आज भी प्रैक्टिस में है अभय जी। आज भी लोग सोचते हैं कि उनको छूने से जो है हम अपवित्र हो जाएंगे, उनको छूने से जो है हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम हिंदू नहीं हैं। और ये जो कास्टिज्म है, सिर्फ एक ही कास्ट में नहीं, एक ही धर्म में नहीं है, अलग अलग है। जैसे मैंने मुस्लिमों के बीच में भी जब जाके बात करी तो उनमें भी ये सब है। जो पसमानदा मुस्लिम हैं वो आगे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। पसमानदा मुस्लिम भी बताते हैं कि हमारे साथ भी कास्टिज्म है, हमारे साथ जो है जो अपर कास्ट के मुस्लिम है, शेख सैयद हैं, वो शादी नहीं करना चाहते हैं। हमारे साथ बैठ के खाते तो हैं, लेकिन वो ये जो उनको मेल जोल बढ़ा देगी, जो एक दूसरे को कास्ट खत्म करेगी, वो चीजें नहीं करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान में रह के, ये भारत में रह के ये चीजें कब खत्म होगी, कब हम कहेंगे कि जो समानता है वो सबको मिली हुई है? देखिए, आपने समस्याओं को तो चिन्हित कर दिया और सब जानते भी हैं। जो जानबूझ के अनजाने बनना चाहते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, मतलब इसी तरह से नाइंसाफी को बनाए रखने में, वो इस बात को कबूल नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी रिसर्चर, कोई भी इंसान इस बात को समझ सकता है कि दलितों के खिलाफ उत्पीड़न शायद बढ़ ही रहा है, अगर हम कहें कि अगर कम नहीं हो रहा है तो, या थम नहीं रहा है तो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस उत्पीड़न को रोकने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज को मान लीजिए, अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में एक ब्राह्मणिकल पार्टी हो सकती है, एक ब्राह्मणिकल पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है, एक वामपंथी है, एक दलित बहुजन विचारधारा की पार्टियां हैं। दूसरे लेवल पे अगर हम कहें तो सिविल सोसाइटीज मूवमेंट्स के बारे में हम बात करें, आज भी बहुत सारे संगठन जो है सिविल सोसाइटी में, आज भी उनके ऊपर ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। और उसके अलावा एक समाज की बात आ जाती है, समाज में भी अभी संसाधन पे, वसाइल पे अभी भी कब्जा ऊंची जाति के लोगों का। और ऐसा नहीं है, आप जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, मेरा भी ताल्लुक बिहार से ही है, आप जाते हैं किसी दलित के पास और उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं तो उनको ये बात का एहसास होता है कि ये आदमी दूसरों से अलग है और ये हमारे बारे में बात कर रहा है। लेकिन वहां पे जो इंटरेस्ट है वो इस तरह से अपर कास्ट के फेवर में सब कुछ बना हुआ है, लैंड उनका, पुलिस उनके साथ में, धर्म उनके साथ में, पुलिस, इंतजामिया, सरकार, विधायक, नेता, सब कुछ ये है कि वो सोचते हैं कि अगर हम विद्रोह भी करेंगे तो हमारी जान बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि सोल्यूशन इसका एक मीडिया भी है, एक मीडिया का भी रोल है जिसको दलित इशू से कुछ लेना देना नहीं। एक तो हकीकत यह है कि कहीं से भी उस तरह से रेजिस्टेंस नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ एक और विडंबना देखिए कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर फूल चढ़ाने के लिए और दलितों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों और लोगों के बीच में कुश्ती हो रही है और सब लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे आगे हैं, तो हम इनसे आगे हैं। अब हालिया बिहार चुनाव को ले लीजिए, जो दलितों के ऊपर जो हमला है वो कहाँ एजेंडा का हिस्सा बना, कहाँ कोई नेता इसको किसी भाषण भाषण में इस बातों को सामने रख पा रहा है? कौन सा पत्रकार दलित के हवाले से सब मतलब खबरें सामने लाई? आपने जो डोम जाति के बारे में जो बात की उस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, किसको किसकी किसका किसको पकड़ा जाए और कहा जाए कि जिम्मेदारी आपकी है। जी देखिए, सबसे पहले जो जिम्मेदारी तो हमारे नेताओं की है, क्योंकि हम लोग उनको चुनते हैं, हमारे बीच से वो उठ के आते हैं, हमारी वजह से जो है वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वो करते क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो असल मुद्दे हैं वो गायब रहते हैं चुनाव के समय में। जाति कोई उनके लिए मुद्दा ही नहीं है, जाति से कितना जो दुख हो रहा है वो उनके लिए मुद्दा ही नहीं है। तो इसकी शुरुआत तो सबसे पहले उन्हीं को करनी चाहिए। लेकिन हम एक मानवता के वजह से, हम मानवता के लिए भी हमें करनी चाहिए। क्यों? जैसे एक शादी हो गई तो मुझे लगता है कास्टिज्म खत्म करने के लिए जो इंटरकास्ट मैरिज है वो बहुत अच्छा उपाय है, कि अगर जो उनका जो बच्चा आएगा वो उन चीजों को समझ पाएगा। और दूसरा, जैसे अभी हम मैंने बताया हम यूथ की आवाज पे बात करते हैं, जो मीडिया में है, मीडिया में आपने कहा कि मीडिया में इसका सबसे बड़ा रोल है, तो मीडिया में भी हम देखेंगे जो शीर्ष पदों पर हैं, शीर्ष पदों पे कोई है ही नहीं, दलित आदिवासी का कोई है ही नहीं। क्यों? आज भी जो है संपादक नहीं मिलता है हमें। अगर हम मेन स्ट्रीम की बात करें तो बाकी जो कई लोगों ने जो है अपना मीडिया खोल लिया है,
तो उसको छोड़ के जो मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों शीर्ष पदों पर आज भी नहीं है, तो पहले तो हमें वहां लाना होगा कि इस तरह के लोग वहां तक पहुंचे। और जो मेरिट की बात करते हैं कि उनमें मेरिट नहीं है, मेरिट पर जो है हम लोग छटनी करते हैं, मेरिट को देखते हुए हम नौकरियां देते हैं, तो मेरिट कौन निर्धारित करता है कि मेरिट क्या होगा? मेरिट भी तो वही लोग निर्धारित करते हैं जो सवर्ण पद के ऊपर बैठे हुए, शीर्ष पदों पर बैठे हुए सवर्ण पत्रकार। तो वो क्यों ना उसमें थोड़ी सी ढील बरते, अगर मेरिट नहीं है तो उसमें थोड़ा सा ढील बरत के ऐसे लोगों को ऊपर लाए, ताकि उनके वहां पे वो लोग पहुंचे और इस तरह की जो स्टोरी है, रिपोर्ट है, वो और आए। क्योंकि पत्रकार का ही काम है कि वो इस तरह की रिपोर्ट जो है सामने लाएगा। तो पत्रकार जब इस समुदाय से होंगे तभी वो ला पाएगा, और वह तभी वो उन चीजों का दर्द जो है समझ पाएगा। ऐसे ही हर जगह जहां पे इस समुदाय के लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं, वहां पर उनको पहुंचने की जरूरत है, और इसके लिए हमें लोगों को पहल करनी पड़ेगी। अब जब हम चुनाव की बात करते हैं, तो चुनाव में हम देखते हैं रिजर्व कैटेगरी पे है तो वहां पे इस समुदाय के लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन जबकि हमारे देश में होना चाहिए ये पॉपुलेशन की परसेंटेज को देखते हुए होना तो ये चाहिए कि जो रिजर्व कैटेगरी है वो सवर्ण के लिए होनी चाहिए। पॉपुलेशन तो इसकी बहुजन की ज्यादा है, तो उनके लिए रिजर्व कैटेगरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनको रिजर्व कैटेगरी मिली है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं है। जो चंद जी प्रतिशत मीना लोग जी, हैं मीना उन्होंने जी तो। आपने जी मीना जी आपने पत्रकारिता की भी बात की कि वहां पे जो जो एडिटर के जब पोस्ट है या मैनेजमेंट में कहिए और अखबार चलाने वाले में दलित लोग बिल्कुल। आए, हम इस पे आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन हम एक एक करके आपसे एक एक करके सवाल को ले ले। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक दल, ये सवाल आता है कि मतलब 80 या 85 जो है एमपी जो हैं वो दलित समुदाय के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन वो मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बार बार अंबेडकर जी को याद करती है, लेकिन उस समुदाय के लिए कुछ नहीं कर पाती है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है या जिस तरह से हमारी पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें कुछ एक चेंज करने की जरूरत है? जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि पूना पैक्ट के दौरान जिस तरह से हुआ था कि उस जमाने में जो दलित लोगों के लिए पृथक सीट मिलने की बात हुई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, उसको खत्म कर दिया गया। गांधी जी ने मतलब उन्होंने ये मतलब अंबेडकर जी के ऊपर अपनी मर्जी को थोप दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही आए, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ये कहीं ना कुछ डेडलॉक हो गया है, जहां पे दलितों को वोट सबको चाहिए, बाबा साहब के ऊपर फूल सबको चढ़ानी है, और उसी तादाद में अंबेडकर समाज के ऊपर और दलित समाज के ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर हमला भी हो रहा है। और जहां तक जो बहुजन समाज पार्टी और जो वंचितों की जो पार्टी हैं, उनके अंदर से भी जिस तरह से जिस मजबूती के साथ ये मुद्दे उठने चाहिए, जो सवाल उठने चाहिए, वो भी नहीं उठ पा रहा है। तो आखिर कोई जाए तो जाए कहां? अभय जी बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था जब परशुराम की मूर्ति बनने का सवाल आया, तो बहुजन समाज की पार्टियां ही जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी कि हम ऊंची मूर्ति बनवा देंगे, हम उनसे बड़ी मूर्ति बनवा देंगे। तो ये मूर्ति बनाने की जो होड़ चली थी, और ये आया इसलिए भी ना, क्योंकि जो हमारी जो देश की जनसंख्या है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, वो मूर्ति पे बहुत विश्वास करते हैं कि मूर्ति बनेगी तो वही हमारा जो है नेता कहलाएगा। वो असल मुद्दे वही भटका देते हैं, और जनता को ये चीजें पता ही नहीं चलता कि उनके बीच में से जो उनके असल मुद्दे हैं वो कितनी सफाई से खत्म कर दिए जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक दूसरे पर होड़ करती रहती है कि अच्छा इसने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना है, इसको जो है इसका वोट जो है हमें अपने खेमे में लेना है। लेकिन वो किस तरह से उनके असल मुद्दों पर बात ना करके उनको भटका कर, तो वो भटकाते हैं। एक तो जो हिंदू के नाम पे जो है इन लोगों को भटकाया जाता है, बहुजन समाज के लोगों को जो भटकाया जाता है कि आप हिंदू हैं, हिंदू के नाम पर इनको बहुत ज्यादा भटकाया जाता है। तो उनके बीच से ही उनके असल मुद्दे खत्म कर दिए जाते हैं। जो कास्ट एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए हर चुनाव, लेकिन वही जो है गायब हो जाता है। उसके अलावा आपको और बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे, लेकिन जो ये असली मुद्दे हैं किए जाते हैं, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की जो है वो गायब हो जाती है। और इनका एक ये भी कारण है, क्योंकि अगर ये इन असली मुद्दों पे बात करेंगी तो उनको उनको लगता है कि उनका जो